पेपर इजी था यार। पेपर ना इजी था, लेकिन एक ये था, उसने आपका टाइम का एक इम्तिहान लिया है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इतना लेंदी लेंदी क्वेश्चन बना दिया कि आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, है ना। वो टाइम मैनेजमेंट एक गड़बड़ाया होगा। बाकी बाकी पेपर देखा जाए तो जो लेजिस्लेशन हमारा पोर्शन है, एक्ट रूल, रेस्क्यू रूल, है ना, सीएमआर, इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। एक दो क्वेश्चन जो आपका था, वो अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का, उसमें फंस सकते हो। वो भी कुछ ऐसा हाई लेवल नहीं था कि ना बने, है ना। जो जनरल अवेयरनेस से मिनिस्ट्री वगैरह सबको पता होना चाहिए। ओके। तो ऐसा कुछ तो मुझे पेपर में हार्ड जैसा कुछ नहीं दिखा। एक दो क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में थे जो शायद ना बने। बाकी देखा जाए तो लेजिस्लेशन पोर्शन से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया। जब अपन क्लास करते थे तो यही बोला जाता था कि इतना कॉन्फिडेंस गेन करो कि इन 4 बुक से आएगा तो मेरे से बुक क्वेश्चन ना छूटे। अब एक ये था कि टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ाया होगा बच्चों से। तो एक दो लोगों से बात हुआ तो ये भी सामने आया कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो थे लेंदी थे, उसको पढ़ने में अगर आपने टाइम लगाया होगा तो नीचे के क्वेश्चंस जो बनते हुए हैं हो सकता है छूटा हो, है ना। बाकी पेपर इजी था यार, तो कट ऑफ तो हाई फाई रहेगा। उसमें कोई नहीं, डब्ल्यूसीएल का ये एक्सपेक्टेड भी था कि क्वेश्चंस इजी रहेंगे। लेकिन इसने अपना एक पैटर्न क्या बदला कि इसने ये चालू कर दिया कि भाई बुक उठाया इसने, बड़े फुर्सत में बैठा। जब ये क्वेश्चन पेपर बना रहा था तो बड़ा फुर्सत में बैठा, है ना। बुक उठाया, कॉपी किया, पेस्ट किया, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, है ना। अब इतना बड़ा बड़ा पढ़ पढ़ के हो सकता है टाइम मैनेजमेंट कुछ लोगों से गड़बड़ाया हो, लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एक्ट रूल, रेगुलेशन या रेस्क्यू रूल इससे बाहर आया हो, है ना। तो ये तो पेपर तो आसान था यार मेरे हिसाब से। आप लोगों को भी आसान ही लगा होगा, है ना। चलिए। ये क्वेश्चन पेपर है, मिल भी गया क्वेश्चन पेपर। ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, है ना। क्वेश्चन डब्ल्यूसीएल का एग्जाम है। तो आप लोग बताएं कैसा रहा कुछ, क्या परेशानी आई। आप लोग पहले ये बताएं एग्जाम कैसा रहा। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या परेशानी आई, मतलब एग्जाम देने में टाइम ही, ज्यादातर लोगों का दिक्कत टाइम ही हुआ होगा, है ना, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चंस तो मेरे हिसाब से बनने चाहिए। और एक चीज, पहला ही सीएमआर के लेक्चर में मैंने बोला था कि शॉर्टकट वाले जो होंगे, सीएमआर का जो शॉर्ट नोट्स वाले होंगे। एडमिट कार्ड ही नहीं आया, टाइम ऑन। चलो एक चीज ये भी देखा जाए कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबके साथ गड़बड़ हुआ होगा, है ना। टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि कोई वैसा, कुछ एक्सेप्शन होंगे 5-10, बाकी टाइम मैनेजमेंट सबके साथ गड़बड़ होगा। एक ये भी चीज है पॉजिटिव लो, कि जिनका टाइम वाला प्रॉब्लम है वो सबके साथ हुआ है ना। कुछ 5-10 को एक्सेप्शन को छोड़कर जो है टाइम मैनेजमेंट तो सबका गड़बड़ाया होगा। तो इसमें ज़्यादा वो वाली बात मत रखो कि एक दो क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। और नॉन टेक पोर्शन थोड़ा सा, मिनिस्ट्री वगैरह क्वेश्चन तो यार आप लोगों को बनने चाहिए। कुछ एक दो क्वेश्चन है, चलो डिस्कस करते हैं, है ना। पेपर थोड़ा सा ये था कि आपको पढ़ने में टाइम लगा होगा, इतना बड़ा बड़ा लाइन है। अब आप पढ़ोगे उसके बाद थोड़ा सा तो सोचोगे। 1 मिनट एक क्वेश्चन ले ले रहा है ना। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट बोल रहा हूँ, 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में लेगा ही। चलिए 100 क्वेश्चन थे, है ना। 100 क्वेश्चन था, क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। ओके। फिर लास्ट में अपन देखेंगे क्या किसी को क्या क्या दिक्कत है, लास्ट में पता करते हैं ना। ठीक है, ये पहला ही क्वेश्चन था रेस्क्यू रूल। इसने क्या किया, सबसे पहले रेस्क्यू रूल का बुक उठाया, है ना। रेस्क्यू रूल का बुक उठाया और जैसे जैसे आते गया उसने क्वेश्चन उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया। सबसे पहले रेस्क्यू रूल का रूल नंबर 3 से किया कि जितने भी रेस्क्यू स्टेशन में वहाँ सुपरिटेंडेंट जो अपॉइंट होगा, एक सुपरिटेंडेंट और 2 इंस्ट्रक्टर अपॉइंट होंगे, है ना। ये हिंदी इंग्लिश भी ऐसा है, वो भी एक गड़बड़ हुआ होगा, कोई कोई क्वेश्चन 2 बार पढ़ पढ़ के।
हाँ, ठीक है। तो एक सुपरिटेंडेंट रहता है रेस्क्यू स्टेशन में, 2 इंस्ट्रक्टर रहते हैं। तो रेस्क्यू ब्रिगेड उसमें कितना रहते हैं ना, एक रेस्क्यू स्टेशन है उसमें क्या रहेगा, एक सुपरिटेंडेंट हो गया, 2 इंस्ट्रक्टर हो गए, और उसमें क्या 18 रेस्क्यू ब्रिगेड रहते हैं ना, सबका पढ़ा हुआ है, बिल्कुल बुक से क्वेश्चन है। तो 18 रेस्क्यू ब्रिगेड आपके रहेंगे उसमें। अब देखो रूल रूल नंबर 5 में आया वो, बुक बुक उठाया है और कॉपी पेस्ट किया है बस उसने, और कुछ नहीं किया है। माइंस रेस्क्यू रूल 1985 में रूल नंबर 5 में है कि बिलो ग्राउंड माइन में जहाँ 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो रेस्क्यू स्टेशन वहाँ कितने रेडियस में नहीं है ना? कितने रेडियस में नहीं है, तो 35 किलोमीटर के रेडियस में अगर रेस्क्यू स्टेशन नहीं रहेगा, तो वहाँ एक और रेस्क्यू रूम हम मेंटेन करेंगे, ठीक है? माइंस है उसके 35 किलोमीटर के रेडियस में। ये सब रेस्क्यू बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है ना? तो कोई कंफ्यूजन तो इसमें है ही नहीं यार। रूल फिर 7 में आ गया, 3 5 7 ऐसे रूल उठाते गया रेस्क्यू रूल का। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट तब तक वो कोई नहीं बन सकता जब तक उसके पास बिलो ग्राउंड का, अंडरग्राउंड का 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, है ना? पढ़ा हुआ चीज है, 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। और ये है एज पर द प्रोविजंस। अब रूल 11 में आया, माइंस रेस्क्यू रूल का 11 नंबर में आ गया। अगर एक्सीडेंट होता है रेस्क्यू स्टेशन में या रूम में, है ना, दो जगह एक्सीडेंट हो सकता है, या तो माइंस में, सब पढ़ाया हुआ था बिल्कुल यार, है ना? एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं है। आप लोग खुद से भी जितने बार रिवाइज किए होंगे ये सब आया होगा, है ना? रेस्क्यू स्टेशन रेस्क्यू रूम में यदि कोई एक्सीडेंट होता है, तो रिटर्न रिपोर्ट जो सुपरिटेंडेंट भेजेगा कितने घंटे के अंदर भेजेगा, है ना? क्या है, 24 आवर्स, ठीक है? 24 घंटे के अंदर क्या करेगा भैया, एक्सीडेंट हमारे माइंस में हो गया, सॉरी स्टेशन में हो गया है, आप इसको भेजिए। अब ये देखिए रूल 19 में आ गया कि मैनेजर ऑफ अ बिलो ग्राउंड माइन वेयर मोर देन 100% अनएम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड शैल इंश्योर दैट एटलीस्ट कितने पर रेस्क्यू 10%, है ना? एक अंडरग्राउंड माइंस है, वहाँ 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो कितने रेस्क्यू 10% उस माइंस में होंगे? ओके, तो यहाँ क्या था, 5। कंटिन्यूअस सीम वाला कंफ्यूजन रहता है। क्वेश्चन आया था क्या कंटिन्यूअस सीम का? चलो डिस्कस कर लेंगे, अभी आएगा तो, है ना? उसमें तो यार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 9 मीटर, कम से कम 3 मीटर, चलिए आएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना? मिनिमम नंबर ऑफ बोबिन मीटर, एक ये हो सकता है शेड्यूल 1 किसी ने अच्छे से नहीं देखा होगा, तो ये बोबिन मीटर वाला क्वेश्चन छूट गया हो। लेकिन क्या है, नंबर ऑफ बोबिन मीटर शेड्यूल 1 में दिया हुआ है आपके रेस्क्यू रूल के। शेड्यूल 1 में बोबिन मीटर 3 होता है ना? रेस्क्यू रूल का ही क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं दिया है ये। शेड्यूल 1 में 3 दिया है। 9 मीटर, तो 9 मीटर तो यार वो तो एवरग्रीन चीज है कंटिगुअस सीम में, इसमें क्या कंफ्यूजन होना चाहिए। चलो क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। अब देखो ये आ गया जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन। ये तो किसी से नहीं छूटना चाहिए। आप WCL का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए 64.28 मिलियन टन इसने 22-23 में निकाला है। कोल इंडिया का भी, कोल इंडिया का प्रोडक्शन भी 22-23 में सबको पता है 703.2, है ना? अब क्या टेल टेल, ये देखो कन्वर्जेंस टेल टेल ये सब की क्लास अलग से लिया गया था, उसमें बताया भी गया था कौन क्या काम करता है ना? तो डायलेशन, जो रूफ का डायलेशन है, मतलब क्या आपके लेयर्स में रूफ रहते हैं, तो इनके बीच में जब दूरी बढ़ता है तो वो कहलाता है रूफ डायलेशन, है ना? तो टेल्टेल्स क्या मेजर करता है, रूफ डायलेशन, है ना? जो अलग अलग लेयर से रूफ में, वो जो लेयर एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं तो उसको कहते हैं रूफ डायलेशन। ये देखिए ये हमने बॉम्ब में डिस्कस किया था, है ना? धोरी कॉलरी डिजास्टर रिलेट्स टू, ये बॉम्ब जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये चीज आया था कि धोरी कॉलरी में क्या डिजास्टर हुआ था, तो माइन फायर्स एंड एक्सप्लोजन हुआ था, है ना? ये तो, ये भी यहाँ बॉम्ब पड़ने से इसमें ये एक आपको फायदा मिला होगा। इंडियन कोल्स, इंडियन कोल कौन से थ्योरी से, अपने को सबको पता है इंस्टीट्यूट थ्योरी होता है, ड्रिफ्ट थ्योरी होता है। हमारे इंडियन कोल्स क्या है, ड्रिफ्ट थ्योरी से। ज्यादातर कोल्स किससे बने हुए हैं, ड्रिफ्ट थ्योरी से। ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या होता है, लेयर्स में आके जो जम जाते हैं, पेड़ पौधे कहीं पहले रहते हैं, फिर उसमें टेक्टोनिक वो आपका धरती इधर उधर हुआ, है ना? वो पानी में बहकर ड्रिफ्ट मतलब बहकर आया और यहाँ जमे हो गए, ठीक है? तो हमारे कोल इसी लेयर्स में मिलते हैं ना, सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। इसलिए हमारे इंडियन कोल्स क्या है, ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग है। अब देखो प्रेजेंट ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब ये महाराष्ट्र में WCL है तो उसके बारे में भी तो ये पता होना चाहिए था शायद, ये, है ना? तो
ये भगत सिंह कोश्यारी ने क्या किया, रिजाइन दिया। तो फिर कौन बना, रमेश बायस। इन्होंने रिजाइन दिया, फिर कौन बना, रमेश बायस बने नए गवर्नमेंट महाराष्ट्र के। ठीक है। इंडिया, ये तो है कि धोनी ने एक ही बार टी20 वर्ल्ड कप जिताया है, और सबसे पहला टी20 वर्ल्ड कप इंडिया ने ही जीता था 2007 में, है ना। अब ये डायरेक्टर टेक्निकल ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। अब देखो, कोल इंडिया के बारे में जब आप वो पढ़े होगे, तो पूरा वो चार्ट भी पढ़ना पड़ता है। सीएमडी कौन है, डायरेक्टर टेक्निकल कौन है, डायरेक्टर फाइनेंशियल कौन है ना। तो ये कौन है भैया, वीरा रेड्डी। अभी कौन है प्रेजेंट में डायरेक्टर टेक्निकल, कौन है, वीरा रेड्डी है। इतने नंबर ऑफ, हाँ, ये एक क्वेश्चन था, कोल इंडिया के कितने सब्सिडरीज मध्य प्रदेश में आते हैं, मतलब कितने सब्सिडरी के माइंस, है ना। तो हमारे दो सब्सिडरी हैं, एससीसीएल और डब्ल्यूसीएल। ये और क्या है, एनसीएल। कितने हो गए, एनसीएल हो गया सिंगरौली वाला। ठीक है। एससीसीएल का जो आपका सुहागपुर बिजरी ये वाला एरिया है, शहडोल वाला एरिया है, यहाँ आपके क्या आ जाते हैं, मध्य प्रदेश में माइंस आ जाते हैं। और डब्ल्यूसीएल का आपका वो वाला पोर्शन है जो यानी डब्ल्यूसीएल का जो उधर मध्य प्रदेश वाले जो माइंस हैं वो। तो तीन सब्सिडरी ऐसे हैं जिनके माइंस किस में आते हैं, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ठीक है। ये कंफ्यूज लगा नहीं आपको, एनसीएल तो सबको पता है, सिंगरौली, है ना। एससीसीएल आपका शहडोल वाला एरिया जो है, बिजरी शहडोल इधर तरफ जो भी है, उमरिया तक। ठीक है, तीन माइंस हो गए। और डब्ल्यूसीएल में आपका महाराष्ट्र में कुछ माइंस है, और उधर पाथा खेरा ये वाले जो एरिया है ना, पाथा खेरा ये सब एरिया है वो अपने इधर एमपी में आ जाते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना था। तीन माइंस आपके मध्य प्रदेश में आते हैं, सॉरी, तीन सब्सिडरीज के माइंस आपके मध्य प्रदेश में आते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ये तो भैया आंख मूंद करके बनना चाहिए, कैबिनेट कोर मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, अपना प्रहलाद जोशी भाई है। और प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अब देखो, मिनिस्ट्री लगभग सबका जनरल अवेयरनेस आपने पढ़ा है, तो मिनिस्ट्री सबका पता होना चाहिए कौन सा मिनिस्ट्री किसमें है ना। तो यहाँ मान लो पावर वाला कंफ्यूजन हुआ होगा बहुतों को, है ना। तो आर के सिंह करके हैं, राजकुमार सिंह, ये है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, आर के सिंह, राजकुमार सिंह। अब कौन है ये 18 नंबर, देखो, प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। ये तो भाई सबको पता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, नितिन गडकरी, है ना। नितिन गडकरी कौन है, हमारे रोड ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं कैबिनेट मिनिस्टर। अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अब फिजिक्स में आ गया थोड़ा सा, एक क्वेश्चन फिजिक्स का दे दिया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया है भाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है। ठीक है। तो ये था अपना जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन। एक और क्वेश्चन आ गया आपका कि जो हेलीकॉप्टर बनाया है, एडवांस हेलीकॉप्टर बनाया एचएएल ने, उसका क्या नाम दिया है ना। तो ये ध्रुव, ध्रुव नाम दिया है। जो एचएएल ने एडवांस हेलीकॉप्टर बनाया जो कि लाइट है, लाइट हेलीकॉप्टर है, तो उसका नाम क्या है, ध्रुव। ये हो सकता है ना बना हो, बहुत अच्छी बात है अगर कोई पढ़ के गया होगा तो, है ना। ये जनरल अवेयरनेस में ही आता है। तो ये आपका ध्रुव, है ना। अब करंट ईयर 2023 प्रेसिडेंशियल कंट्री फॉर G20 समिट, ये तो क्योंकि इंडिया में पहली बार होने वाला है G20 समिट, तो ये सबको ये तो डिस्कस भी हुआ होगा, है ना, क्योंकि इंडिया में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, इसलिए बड़ी बात है। G20 समिट पहली बार इंडिया में हो रहा है ना। तो ये क्या है हमारा, इसका आंसर इंडिया। अब इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ, तो ये जो बांग्लादेश वाला पोर्शन है ना, बांग्लादेश वाला पोर्शन देखेंगे, हमारा जो मैप है ना, हमारा जो मैप है ये ऊपर से इस तरीके से ऐसे आता है, ये पूरा एरिया क्या है, बांग्लादेश से टच होता है। ये ईस्ट वाला एरिया जितना है सब बांग्लादेश से टच होता है। ठीक है। तो ये जो बांग्लादेश है, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो टच होता है वो किससे टच होता है भाई, बांग्लादेश से होता है। फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन देखिए आ गया, एड्स का फुल फॉर्म पूछ दिया। ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये था एड्स का फुल फॉर्म। अब ये जो है कोविड वैक्सीन, है ना, कौन कौन सा वैक्सीन हम सुने हुए हैं,
ये भी सुने हैं, स्पुतनिक भी सुने हैं, कोविशील्ड भी सुने हैं ना, नोवावैक्स भी सुने हैं, लेकिन इसने क्या क्वेश्चन पूछा कि भारत बायोटेक, जो भारत बायोटेक है उसने कौन सा वैक्सीन बनाया, है ना, भारत बायोटेक है उसने कौन सा वैक्सीन बनाया, तो हमारा भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाया। ठीक है, इंडियन कंपनी है भारत बायोटेक, उसने जो कोविड का वैक्सीन बनाया उसका नाम क्या था, कोवैक्सीन। ये सारे वैक्सीन है, लेकिन इंडिया में जो भारत बायोटेक ने बनाया वो था कोवैक्सीन। रिसेंटली इन द ईयर 2023 इंडिया हेल्प अर्थक्वेक हिट टर्की इन द नेम ऑफ ऑपरेशन। अब देखो ये बहुत बड़ा जनरल अवेयरनेस था कि टर्की में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है ना, वो तो सब जानते हैं कि टर्की में अर्थक्वेक आया था, लेकिन इंडिया ने उसकी हेल्प की। ठीक है, तो उसका उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा है इंडिया ने, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त, उस ऑपरेशन का नाम रखा इंडिया ने, टर्की में मदद भेजा और उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन दोस्त। अब आ गए अपन कहाँ, रेस्क्यू रूल हो गया, जनरल अवेयरनेस 25 तक हो गया। अब 26 से यहाँ क्या चालू करता है वो, माइंस एक्ट। ठीक है, माइंस एक्ट उसने उठाया। अब एडल्ट किसको नहीं पता होगा कि 18 साल का जो होता है वही एडल्ट कहलाता है ना। कमिटी, कमिटी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको रिवाइज भी किया, सबको बना ही होगा, ये सारे क्वेश्चन तो सिली क्वेश्चन है ना। सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 में माइंस ऑफ द एक्ट में कमिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोविजन अंडर सेक्शन 18(1) ऑफ द माइंस एक्ट 1952 लाई विथ। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल प्रोविजन जो है वो सेक्शन 18 है माइंस एक्ट का, उसमें क्या दिया है, फाइनेंशियल प्रोविजन किसका किसका जिम्मेदारी रहेगा, ऑनर, एजेंट और मैनेजर तीनों का जिम्मेदारी रहेगा। ठीक है, ऑनर, एजेंट और मैनेजर तीनों का जिम्मेदारी रहेगा, ये सेक्शन 18(1) में दिया हुआ है माइंस एक्ट के। अब देखो माइंस एक्ट का फिर से है 21(5), तो कितना अच्छा वो जो भी सेट किया है वो बड़े फुर्सत में बुक उठाया और एक लाइन से क्वेश्चन बनाते गया, उसको जो लाइन अच्छा लगा। 18 का एक क्वेश्चन बना दिया, अब सेक्शन 21 में आ गया एक क्वेश्चन बना दिया, इन एवरी माइन वेर इन मोर देन डैश पर्सन एम्प्लॉयड देयर शैल बी प्रोवाइडेड मेंटेन फर्स्ट एड रूम। फर्स्ट एड रूम कब बनाया जाता है ना, फर्स्ट एड रूम कब बनाया जाता है, तो ये 150 से ज़्यादा लोग जब काम करते हैं किसी माइंस में तो क्या होता है, फर्स्ट एड रूम बनाया जाता है। अब क्या है, सेक्शन 30 माइंस एक्ट 21 के बाद 30 वाला ले लिया, नो एडल्ट एम्प्लॉयड एबव ग्राउंड माइंस शैल बी रिक्वायर्ड अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। एक वीक में कितना घंटा काम करना है उसे, 48 घंटे, और एक दिन में वो कितना काम करेगा। हाँ, रेफरेंस दे दे के क्वेश्चन बनाया, लेकिन इसको पढ़ने में जो आप लोगों का टाइम बर्बाद हुआ ना वो गड़बड़ हुआ भाई। जो टाइम मैनेजमेंट वाले जो है ना, इतना पढ़ना नहीं है। अब एक्ट का क्वेश्चन आ गया तो ये लाइन आपको पढ़ना ही नहीं है ना, ये लाइन पढ़ना ही नहीं, माइंड्स एक्ट देखो और अगला क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ जो किए होंगे बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन अब वहाँ भाई प्रेशर, एग्जाम प्रेशर इतना होता है कि आदमी एक एक लाइन सोचता है पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन देखूं, है ना। तो बढ़िया है। ये क्या है भाई, 31 माइंड सेट। अब इसमें बहुत अच्छा है कि 48 घंटा एक वीक में, तो एक दिन में कितना, सब 8 8, मतलब कंफ्यूज करेगा 8, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर क्या है, 9। माइंड सेट में जो अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, वीक में कितना करना है, 48 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है एक वीक में, और एक दिन में यदि एक दिन की बात करें तो एक दिन में वो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या था, 9। अब सेक्शन 34 देखा जाए तो प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन, नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड अलाउड टू वर्क इन अ माइन इफ ही हैज ऑलरेडी वर्किंग इन अदर माइन विद इन अ प्रीसीडिंग 12 घंटा। पिछले 12 घंटा में यदि उसने कहीं काम किया है तो क्या करेगा, पिछले 12 घंटा में यदि वो कहीं से काम करके आया है तो उसको यहाँ काम करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, किसी और माइंस में काम नहीं किया करने देगा यदि वो पिछले 12 घंटा में कहीं काम करके आया है तो, उसी माइंस में या किसी और माइंस में। इंग्लिश में भूमि के ऊपर लिखा है, हिंदी भूमि के नीचे लिखा है 30 नंबर। एक मिनट भाई, एबव ग्राउंड, इंग्लिश में एबव ग्राउंड लिखा है, हाँ न, भूमि के नीचे। हाँ ठीक है यार, ये भूमि के नीचे लिख दिया, इंग्लिश में एबव ग्राउंड, लेकिन अपन इंग्लिश को ही जब भी ऐसा कुछ कंफ्यूजन होता है तो इंग्लिश को ही सही मान के चलते हैं। ठीक है, 12 घंटा हो गया, 32 देखा जाए। एज पर द प्रोविजन अंडर सेक्शन 46(2)
ठीक है। अब 46 में आ गया माइंस एक्ट का, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, एवरी वुमेन एम्प्लॉयड इन अ माइन above ground shall be allowed at interval of not less than dash hours between termination of employment on any day and the commencement of next period of employment। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है किसी भी वुमेन का आज उसने काम किया 6 बजे तक शाम में, है ना, तो अगला काम में वो जब आएगी तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन क्या था, एक वुमेन है उसने काम किया आज शाम 6 बजे तक, अब नेक्स्ट डे वो जब काम पर आएगी तो ये दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 11 घंटा, कम से कम 11 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, सारे माइंस एक्ट का एक एक लाइन का क्वेश्चन उठाया हुआ है। ओके, अब देखो सेक्शन 57 सीएमआर का पहला लेक्चर। सीएमआर कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। कौन सा सेक्शन उसको पावर देता है, माइंस एक्ट का 1952 का सेक्शन 57 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप रेगुलेशन बनाओ। ठीक, सेक्शन 77 ऑफ द माइंस एक्ट 1952 रिलेटेड टू, अब अब देखो यहाँ रेगुलेशन नंबर तो हम याद करके गए, ठीक है, मैक्सिमम रेगुलेशन नंबर याद था, अब ये एक्ट नंबर पूछ दिया। ठीक है, एक्ट का सेक्शन से क्वेश्चन आ गया। ओके, एक्ट के सेक्शन से क्वेश्चन आ गया, तो नंबर सेक्शन 77 क्या है भाई, ये एक्सेम्पशन ऑफ ऑनर एजेंट और मैनेजर इन सर्टेन केसेस। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्या है, बहुत ज़्यादा जो महारत हासिल कर लिया एक्ट में, उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा भाई, है ना, कि सेक्शन 77 माइनस एक्ट 1952 है, वो क्या है, एक्सेम्पशन ऑफ ऑनर एजेंट और मैनेजर इन सर्टेन केसेस। ठीक है, एज पर द फिर रेगुलेशन में आ गए। अब रूल के क्वेश्चन, रेस्क्यू रूल के हो गए, जनरल अवेयरनेस हो गया, एक्ट हो गया, अब रेगुलेशन में आ गया। रेगुलेशन में देखो क्या बोल रहा है, रेगुलेशन 2 कोल माइंस, एएमएम का फुल फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल, एबंडेंट माइन मीथेन, सब डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है। पीएमएम का फुल फॉर्म कोल माइन मीथेन। ठीक है, डेफिनेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब रेगुलेशन 3 ओपनिंग वाला है, नोटिस ऑफ ओपनिंग, है ना। अगर चेंज इन बाउंड्री, बाउंड्री में यदि चेंज होता है तो एक प्लान हम देंगे, नया बाउंड्री हमारा ये है, वो कितने दिन के अंदर सबमिट करेंगे। बाउंड्री में चेंज हुआ तो 7 दिन के अंदर। चेंज वाला याद करो, रेगुलेशन में हमने एक ट्रिक निकाला था कि कुछ भी चेंज हो रहा है, चाहे माइंस का नाम चेंज हो रहा है, ऑनर चेंज हो रहा है, बाउंड्री चेंज हो रहा है, तो अपन कितने दिन के अंदर देते हैं, 7 दिन के अंदर अपना वो हम दे देते हैं, जो भी जमा करना रहता है। रूल के जिससे क्वेश्चन थे वो गए सर। रूल क्यों गया, टाइम के कारण गया होगा ना। क्वेश्चंस तो यार देखो बुक का क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया वो अलग चीज है। रेगुलेशन 6 आते हैं, है ना। रेगुलेशन 6, रेगुलेशन नोटिस ऑफ रीओपनिंग। अगर हम कोई माइंस हम रीओपन कर रहे हैं और वो रीओपनड हो गया है, मैंने क्या बोला था, ओपनिंग करने से पहले 30 दिन पहले नोटिस देते हैं, लेकिन ओपन जैसे ही हो जाता है तो फोर्थविथ, ठीक है, तुरंत अपन देते हैं किसको, फोर्थविथ कम्युनिकेट करते हैं डेट ऑफ रीओपनिंग टू द चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, और फिर रेगुलेशन 13 का क्वेश्चन है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम लेता है, डीजीएमएस एग्ज़ाम लेता है, तो एप्लीकेशन कितने दिन पहले मंगाएगा, कम से कम 60 दिन पहले, है ना, 60 डेज पहले बताएगा, प्रायर डेज फिक्स्ड फॉर द एग्जामिनेशन। कोई भी एग्ज़ाम का डेट फिक्स हुआ उससे 60 दिन पहले नोटिस देगा। ठीक है, अब रेगुलेशन 14 का क्वेश्चन है कि एज लिमिट, कोई भी एग्ज़ाम, सॉरी, डीजीएमएस का कोई भी एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए एज लिमिट कितना है, 20 साल, है ना। 37 का 14 डेज, एक मिनट ना भाई, 37 का 14 डेज। क्या क्वेश्चन बोल रहे हो, नोटिस ऑफ ओपनिंग, जैसे बाउंड्री, नहीं यार, एक मिनट देख लेते हैं, कोई बात नहीं। नोटिस ऑफ ओपनिंग, ये देखो, ये वाला लाइन पढ़ना, ठीक है, ये वाला लाइन पढ़ोगे तो, इन केस ऑफ चेंज इन बाउंड्री ऑफ माइन अंडर सेक्शन 1, अ प्लान शोइंग द न्यू बाउंड्री शैल बी सबमिटेड विद इन 7 डेज ऑफ द सेट चेंज। ठीक है, जब हम 7 दिन बाउंड्री चेंज होगा तो उसके 7 दिन अंदर अपन देंगे। ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। चेंज वाला
एक ट्रिक हमने निकाला था, ये याद करो कि चेंज वाला कुछ भी होगा तो 7 दिन था, ठीक है। रीजनल इंस्पेक्टर हो गया 20 है ना, 41। 41 क्वेश्चन क्या है इसको, 48 रेगुलेशन 48 की बात करें तो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सरदार, द सरदार 48 क्या है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरदार। सरदार shall wear either of two-way affording means of egress from district to surface is not ordinarily used for traveling। अगर दो मीन्स ऑफ एग्रेस है सरफेस में और वो डेली एक उनमें से क्या हो रहा है, डेली यूज नहीं हो रहा है, तो कम से कम कितने दिन में वो उस जगह पे जाके वो करेगा, चेक करेगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या है, 7 दिन, ठीक है। इसका भी आंसर क्या है, 7 दिन। हर 7 दिन में वो जाकर उस जगह को चेक करेगा, जो भी सरदार का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो क्या है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरदार shall, if he finds any accumulation of noxious gases, take such precautions find regulation, ठीक है। ये देखो एक लाइन उठा के पूरा दे दिया है। अब ये जो एक एक लाइन पढ़ा होगा ना सीएमआर का, उसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। जो मैं बोलता था ना शॉर्ट नोट्स कभी सीएमआर का नहीं पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैं बोलता था, पहले ही लेक्चर में मैंने बोला था कि सीएमआर खुद एक शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। सीएमआर खुद एक शॉर्ट नोट्स है, इसलिए 48 का 4 ना, देखो इसको इसी से दिखाते हैं। 166 है उसका आंसर, लेकिन इसको मैं दिखाने का मतलब ये है कि बिल्कुल 166 है। कहाँ है? 48 में, अरे अच्छा हाँ, 166 ये रहा, देखो। कोई भी इनफ्लेमेबल नॉक्सियस गैस अगर पाएगा सरदार तो स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन 166 shall not remove such accumulation until he received instructions that be from his superior office। मतलब देखा जाए तो एक लाइन से क्वेश्चन उठा के दे दिया है, ठीक है। एक लाइन से क्वेश्चन उठाकर दे दिया है, इसलिए शॉर्ट नोट कभी सीएमआर का प्रीफर मत करना, ठीक है। उसको बुक को ही आप रंग दो, ठीक है, बुक को ही रंग दो। इसलिए एक लाइन से अगर जो इस लाइन को पढ़ के गया होगा रिवीजन में भी, तो अपने को क्या है 166 समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है 166, है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बॉम्ब बॉम्ब में मिलेंगे नहीं, जो रेगुलेशन अच्छे से पढ़ा है लाइन बाय लाइन उसी को ये क्वेश्चन मिलेगा, समझ में आएगा, है ना। अब देखो 64A 64(1) जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइन प्लान। Every plan section prepared in accordance with the provisions of this regulation satisfy a scale of plan at least 25 सेंटीमीटर long and suitably subdivided। ये तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का स्केल आपका रहता है प्लान में। फायर में 138 के अकॉर्डिंग, ठीक। फिर यहाँ प्लान का क्वेश्चन आया 65(1) Coleman types of plan, the honor general manager of every man shall keep the following plan and section underground plan showing the position of every role। क्या क्या है, रोल, डाइक एंड एवरी फॉल्ट विद द अमाउंट ऑफ डायरेक्शन एंड थ्रो एंड हेड, ठीक है। तो रोल हो गया। अब देखो ये सिर्फ एक लाइन से क्वेश्चन उठा दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 65, सॉरी रेगुलेशन नंबर 65। क्वेश्चन क्या है देखो, 65(1)(b)(6। कितना डीप है ना, एक लाइन लाइन से क्वेश्चन है भाई। क्या गलत लिख दिया है क्या यार इसमें, 65(1)(b)(6), 65(1)(b)(6। देखो एक लाइन से आ गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ एवरी रोल वॉश आउट डाइक एंड एवरी फॉल्ट, ठीक है। तो ये एक लाइन एक मतलब कितना है वो है देखो सीएमआर एक एक लाइन से क्वेश्चन उठा ले रहा है ना। तो वॉश आउट इसका आंसर है भाई लोग, क्या है, वॉश आउट डाइक एंड एवरी फॉल्ट विद द अमाउंट ऑफ हिज डायरेक्शन एंड थ्रो एंड हेड, ठीक। इसका आंसर क्या था, वॉश आउट। और फिर 65(1)(d)(7)(8) सॉरी, ये थोड़ा देखो, ये क्वेश्चन उन्हीं को बने होंगे जो सीएमआर लाइन बाय लाइन पढ़ा है। जो शॉर्ट नोट्स में गए होंगे उनका यहाँ बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन तो अपन पढ़े हैं वैसे रिवीजन में,
लाइन बाय लाइन जिसने किया होगा उसको ये सारे क्वेश्चन बना होगा। 65 1D 8, ठीक है, 65 1D 8 आते हैं। डी का 8, डी का 8 पॉइंट है पंपिंग टेलीफोन एंड एम्बुलेंस स्टेशन, है ना। क्वेश्चन क्या इसने बना दिया, इस तरह का एक क्वेश्चन भी अलाल या है, क्या मतलब नहीं समझ पाया, अलल। ठीक है, एक 65 1D8 टाइप ऑफ प्लान, द ओनर जनरल मैनेजर ऑफ एवरी shall keep the following plans in the ventilation plan and section showing the system ventilation in the mine, in particular every pumping telephone and ambulance station, है ना। डीप ही मान के चलो कि रेगुलेशन का बहुत डीप क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, रेगुलेशन का बहुत डीप क्वेश्चन है, जिसने रेगुलेशन अच्छे से पढ़ा है, लाइन बाय लाइन पढ़ा है, उसको ये बनेगा। ठीक है, तो पंपिंग टेलीफोन एंड एम्बुलेंस स्टेशन, requisite plans and section are to be submitted section 66A to the chief inspector within dash days after the abandonment of close of mine और सीमो सेक्शन। फिर देखो 66 का 1, 66 का 1 में आइए। Plan and sections are to be submitted to the chief inspector within dash day after the abandonment closure और माइन और सीम और सेक्शन। ठीक है, जब माइंस बंद हो जाएगा, ठीक है, माइंस बंद हो रहा है तो उसके कितने दिन के अंदर हमको अपना प्लान और सेक्शन भेजना है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 66 का 1A, देखो 60 डेज, तो ये स्पेसिफिक विद इन 30 डेज, है ना, 30 दिन के अंदर हमें भेजना है। ओके, ये डेज वाले क्वेश्चन तो चलो बने होंगे, ये सब अलग से मतलब इधर उधर भी मिल जाता है। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर क्या करना है भाई, हमें वो भेजना है कि जो प्लान सेक्शन है माइंस बंद होने के बाद। अब ये है 71 3A, outlet from mine supervisor shall be made for person to be descend or ascend by each of such में shaft is more than dash मीटर, अगर कितने मीटर से ज्यादा होगा तो मैकेनिकल मीन्स होगा, है ना। देखो क्वेश्चन जो इसको हम आसान तरीके से बॉ में पढ़े हैं कि कितने डेप्थ से ज्यादा होगा तो अपना मैकेनिकल मीन्स हो जाएगा, लेकिन इतना लंबा चौड़ा घुमाया है, ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाया है कि इसमें पढ़ने में ही आधा से 1 मिनट बर्बाद हो रहा है। तो टाइम तो सही में सबको कम पड़ा होगा, ऐसा मत सोचिए आप ही के साथ टाइम का लफड़ा हुआ है। टाइम सबके साथ कम पड़ेगा ही, क्योंकि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन अक्सर बनते नहीं है। इसने क्या किया है, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, मैकेनिकल मीन से कब रहेगा, जब आपका 30 मीटर था आंसर, है ना। ठीक है, 71 का 3 30 मीटर था। ठीक है, 30 मीटर था आंसर, क्या था आपका, 30 मीटर से ज्यादा डेप्थ होगा तो मैकेनिकल मीन से आपको आना जाने का सुविधा दिया जाएगा, है ना। एज पर प्रोविजन को आउटलेट फ्रॉम अ माइन सात इंक्लाइन आउटलेट शेल नॉट बी लेस देन, अब दो आउटलेट्स है, एक दो ठो शाफ्ट है, उन दोनों के बीच, ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। 13.5, है ना, 13.5 मीटर है, हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन आता ही है कि दो आउटलेट के बीच में क्या क्वेश्चन है। एज पर प्रोविजन 72 3, ठीक है, 72 रेगुलेशन में आ गया। वर्किंग शाफ्ट ऑफ कोर्स ऑफ बीइंग संक शैल बी प्रोवाइडेड विद अ परमानेंट लाइनिंग ऑफ मेटल कंक्रीट और मेसनरी वर्क विच शैल एट नो टाइम बी मोर देन डैश मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के बॉटम से कितना मीटर कम से कम जो हमारा परमानेंट लाइनिंग है वो शाफ्ट के बॉटम से कितना कम से कम होगा, है ना। देखो इसको भी देख लेते हैं, 72 का 3, है ना, 72 का 3, देखो इम्पोर्टेंट वाला सब लाइन है। जो भी कोर्स ऑफ विंग संख है तो 6 मीटर बॉटम से क्या होगा, 6 मीटर तक शाफ्ट में आपका वो छोड़ेंगे अपन, बाकी परमानेंट आ जाएंगे, नीचे का 6 मीटर छोड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखो 80 8B कोलमैन सेपरेशन शाफ्ट फिटिंग आर यूज द चीज वेट्स और बॉटम क्लैचर भी केप्ट एक्सपोज टू परमिट री एग्जामिनेशन, है ना। ये क्वेश्चन अधूरा दिख रहा है, क्वेश्चन वो अधूरा हो जा रहा है। 80 8B, 80 में आते हैं अपन। क्वेश्चन क्या था अपना,
वेयर रोप गाइड्स आर यूज, जहाँ रोप गाइड्स यूज होता है वहाँ चीज वेट्स और बॉटम प्लान सेल बी एक्सपोस्टेड टू परमिट रेगुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो गाइड रोप में अपन चीज वेट वगैरह लगाते हैं ना, ये क्वेश्चन अधूरा था। तो गाइड रोप में अपन क्या करते हैं, रोप गाइड्स में चीज वेट वगैरह नीचे लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब सीएमआर का ही है। मैन वाइंडिंग एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडर जैसे प्रोवाइडेड बिटवीन द रोप एंड द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस। ठीक है, क्या दिया जाता है मैन वाइंडिंग में, फ्रिक्शन वाइंडर में ये चीज नहीं रहता है, मैन वाइंडिंग में रहता है रोप और केज के बीच में क्या रहता है, डिटैचिंग हुक। ठीक है, डिटैचिंग हुक आपका रहेगा केज और रोप के बीच में। अब 8114A4 देखिए, एक लाइन मतलब एक एक लाइन बता दे रहा है वो कि मैन वाइंडिंग द गैप बिटवीन द फ्लोर ऑफ द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस एंड द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द गेज। ठीक है, ये बताया गया था शायद, गेट है तो ये इस दोनों के बीच का क्या था, 15 और 10 था, दो चीजें था, तो इसमें शायद 15 था, है ना, 15 था या 10 था बताए, 15 था, 15 या 15 ही था शायद। क्वेश्चन नंबर 52 का 52 था, है ना। बिल्कुल 15। अब देखो 53 प्रोविजन, 84 7 बी, वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट where the shaft exceeds dash meter in depth, the person working at the bottom of the shaft shall also be protected by an adequate protective working। अब सिंकिंग शाफ्ट है, ठीक है, अब कितना मीटर से ज्यादा डेप्थ बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे, नीचे जो काम कर रहे हैं उसे प्रोटेक्टिव कवरिंग दिया जाएगा, है ना। तो ये शायद 45 मीटर था, सही हूँ, 45 मीटर, है ना। क्वेश्चन नंबर 84 7। हम्म, 45 मीटर, ठीक है, 45 मीटर से ज्यादा जब डेप्थ बढ़ेगा तो नीचे क्या रहेगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग दिया जाएगा। अब देखो 85 2 एक कोल माइंस, वाइंडिंग रोप एवरी सिंकिंग शाफ्ट लेस देन डैश मीटर इन डेप्थ, एवरी वाइंडिंग रोप शैल बी मेड ऑफ कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर। हाँ, कितना मीटर से डेप्थ कम रहेगा तो वो क्या बनेगा भाई, कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का बनेगा। बताएं इसके आंसर। 30 मीटर, है ना, 30 मीटर, कितने कितने मीटर से कम डेप्थ रहेगा तो वो क्या रहेगा, कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 30 मीटर से अगर कम डेप्थ रहेगा तो वो कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का बना रहेगा। अब कोल में से वाइंडिंग रोप्स एक्सेट्रा, इफ व्हाइट मेटल, यदि व्हाइट मेटल यूज हो रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल अपना ये क्वेश्चन है कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसका आंसर क्या है, 300 डिग्री। 300 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो भी वाइंडिंग रोप में व्हाइट मेटल यूज हो रहा है उसका क्या रहेगा, 300 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, क्यों 300 डिग्री पे वो मेल्ट हो जाएगा। अब देखो 85 6, वाइंडिंग रोप एक्शन फिक्शन वाइंडिंग एवरी रोप सेल बी रीकैपिंग। रीकैपिंग का हमेशा से क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, 6 महीने, हर 6 महीने में क्या होगा, उसे रीकैपिंग किया जाएगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 86 3, सस्पेंशन गियर फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेल नॉट बी लेस देन, सस्पेंशन गियर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना से कम नहीं होना चाहिए, है ना। 57 का 7 था, है ना, 7 से कम नहीं होना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी सस्पेंशन गियर का। ओके, haulage road where haulage is affected by one or more rope, there shall be provided maintained safety। क्या है क्वेश्चन यार ये, देखो मिट गया, एक बार देख लेते हैं इसको, है ना, 92 का 10, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 था, 10 10 सॉरी, ठीक है, गड़बड़ हो गया। अच्छा, माइंड तब याद आ गया, ठीक। ये सस्पेंशन गियर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी किससे कम नहीं होगा, 10, 10 से कम नहीं होगा, ठीक है, सॉरी कंफ्यूजन हो गया था, वो 7 कपलिंग का होगा, हाँ हाँ, ठीक है ना। तो ये बताओ, ये क्वेश्चन क्या है, अधूरा क्वेश्चन दिख रहा है। एज पर प्रोविजन 92 4 ऑफ द कोल माइंस, हॉलेज इज अफेक्टेड वन और मोर ऑफ देयर शैल बी प्रोवाइड मेंटेन सेफ्टी हुक होगा वो ना, सेफ्टी हुक, सॉरी दिख नहीं रहा है, 92 4 देख लेते हैं एक बार। 92 का 4, 92 4, 92 4 डी। अच्छा, ये सेफ्टी हुक जैज और अदर सुटेबल कन्वेंस टू प्रिवेंट रन अवे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, वो क्वेश्चन ये था
कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रनअवे से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी हुक लिखा है, जैज रेल और कोई भी सुटेबल कंट्रीवेंस। ठीक है, तो ये भैया क्वेश्चन देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट लाइन किया हुआ ये भी पढ़ के आप लोग गए होंगे, तो बहुत से क्वेश्चन बन गए होंगे, है ना। ये जो सीएमआर का इम्पोर्टेंट करके जो पिछले एमसीएल वाले एग्जाम में डाला गया था, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन देखिए एक एक लाइन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, इसका आंसर क्या है, जैज रेल। ठीक है, तो ये क्या था अपना, जैज रेल। एज पर प्रोविजंस ऑफ अंडर रेगुलेशन 92(4) ई, haulage roadway where haulage is affected by one or more rope there shall be provided and maintain टब रीरेलर कितने इंटरवल है भैया, अभी देखो यहाँ हमने देखा ही कितने इंटरवल में था, 250 मीटर। देखो ये भी अपना इम्पोर्टेंट में टिक किया हुआ है, 250 मीटर। ठीक है, टब रीरेलर हर कितने दूरी पे रखा जाता है, 250 मीटर पे। फिर 92(4) एफ, haulage roadway where haulage is affected by one or more ropes there shall be provided and maintained one every, क्या लिखा है, रोडवे एक्सीडिंग हॉलेज रोडवे डैश मीटर इन लेंथ। इफेक्टिव में ट्रांसमिटिंग सिग्नल की बात करें तो 30 मीटर के बाद जो होगा, अगर 30 मीटर से ज़्यादा दूरी रहेगा हॉलेज रोडवे का, तो क्या करेंगे, सिग्नल दिया जाएगा। और टेलीफोन क्या था, 300 मीटर, है ना। तो 30 मीटर से ज़्यादा दूरी पे क्या करेंगे अपन, ट्रांसमिटिंग सिग्नल देंगे। अब देखो फिर से 92(12), हॉलेज रोडवे मैन होल सेल बी नॉट लेस देन इन हाइट। मैन होल का हाइट क्या बोला था गया था, 1.8 मीटर से कम नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का एवरेज हाइट 1.8 मीटर होता है। 92(14), हॉलेज रोडवे एवरी मैन होल सेल बी केप्ट क्लीन क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन वाइट वॉश इज 0.3 मीटर। मतलब मैन होल के बाहर भी अपन 0.3 मीटर तक व्हाइट वॉशिंग कर देंगे। ठीक है, फिर 93(2) में आया जाए, ट्रेवलिंग रोडवे एवरी ट्रेवलिंग रोडवे सेल बी नॉट लेस देन, हाँ जो हमारा चलने फिरने का रास्ता है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, ये भी 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सारे सीएमआर के क्वेश्चन है। ट्रेवलिंग रोडवे एवरी ट्रेवलिंग रोडवे सेल वेयर द इंक्लिनेशन एक्सिस डैश डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद प्रोवाइडेड एडिशन टू स्टेप्स और लेडर विथ हैंड रेल्स। ठीक है, तो अपना इसमें हमने क्या पढ़ा था, 30, 45, 60 पढ़ा हुआ था। ठीक है, 30 में स्टेप देते हैं, 45 में हैंड रेल दे देते हैं, 60 में वो दे देते हैं बीच बीच में प्लेटफॉर्म जैसा, मतलब, है ना। तो अपना आंसर क्या रहेगा, ये 45 मीटर में अपना लैडर के साथ साथ क्या दे देंगे, हैंड रेल भी दे देंगे। ठीक है, tubs and their movement on every side tipping tub in use, their dash shall be provided to prevent accident tipping। ठीक, तो साइड वाले से जो हमारा टब साइड से जो अपन कोयला टिपिंग करते हैं, तो उसमें क्या है भैया, सेफ्टी कैचेस देते हैं। सही हूँ, ये एक बार देख लें इसमें सेफ्टी कैचेस, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना, 94 का 2, 94 का 2, ये देखो सेफ्टी कैचेस है ना, सेफ्टी कैचेस शैली प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल टिपिंग। रिवीजन करके गए थे इम्पोर्टेंट वाला, जो एमसीएल में इम्पोर्टेंट वाला पीडीएफ मैंने डाला था, रिवीजन करके गए थे बहुत। अगर जो रिवीजन किया होगा मैक्सिमम क्वेश्चन तो देखो लाइन बाय लाइन आ गए हैं, है ना। अब देखो क्या है, 96(2), हॉलेज रोप्स एवरी रोप विच इज कैप्ड शैल बी रिकैप्ड वंस एटलीस्ट, एवरग्रीन क्वेश्चन, हर 6 महीने में रिकैपिंग करते हैं, एंड इफ नेसेसरी एट शॉर्ट इंटरवल अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, 6 महीने, हर 6 महीने में क्या करते हैं भैया, रिकैपिंग करते हैं। ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आता है। कितना आ रहा है रोहन तुम्हारा, और किसमें गलती हुआ, चलो ये लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, छाछठ है ना, कोई बात नहीं। 100 तो नहीं आ पाएगा यार, कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाता है। चलिए 95+ तो आना चाहिए। सबका मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट गलती हुआ, बहुत से आ गया है हाइट से 90, सर 100 नहीं है। अच्छा, 95 लगभग आना चाहिए यार रोहन। ठीक है, पॉजिटिव रहो, क्योंकि सबका सबके लिए लेंदी है, तुम्हारे लिए सिर्फ लेंदी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 67, 97(3). ठीक है, रोडवे कन्वेयर्स एवरी लेंथ ऑफ रोड इज कन्वे इंस्टॉल्ड फॉर ट्रांसपोर्ट लोड ओवर डिस्टेंस एक्सीड 10 मीटर, इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल
एवरी पॉइंट ऑन द लेंथ ऑफ द रोडवे। सेम क्वेश्चन है, मतलब इसमें भी सिग्नल वाले था क्या है भैया हमारा 30। सिग्नल वाला क्या है, 100 कट ऑफ मत लो यार। 98 तक मेरे ख्याल 97 98 जाना चाहिए एकदम, 100 में 100 तो फिर वही लोग ला सकते हैं। समझ रहे हो ना? ठीक, ये 30 हो गया। एज पर द प्रोविजंस 103 दो, फेंसिंग एंड गेट वेन वेयर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स आर सिचुएटेड विद इन। ठीक है, फिर कितने हॉलेज रोड के ट्रैम लाइन रेल हॉल रेल और सस्पेंशन फेंस कितने 15 मीटर था, है ना, सीएमआर में हमने पढ़ा था 15 मीटर के पास पास कहीं होगा तो अपन क्या कर देंगे, फेंसिंग कर देंगे। अब 104 दो जो बोल रहा है वह सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में आ गए अपन। ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइन आफ्टर कंसल्टिंग द सेफ्टी कमिटी ऑफ द माइन और इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन shall determine all measures necessary to identify, control, manage और eliminate। ठीक है, आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्डेड रिस्क, सॉरी आइडेंटिफाई, एक बार इसको देख लेते हैं ना, 104 का दो, बताओ क्या होगा। एलिमिनेट एनी रिकॉर्डेड रिस्क, ठीक है, किसी भी रिकॉर्डेड रिस्क को खत्म करने की वो करेगा। पीएमआर का भाई डीप क्वेश्चंस तो थे, जो एवरग्रीन क्वेश्चंस बनते हैं वैसा नहीं था, एक एक लाइन जो पढ़ा होगा उसके लिए ठीक है। तो एकदम 100 में 100 भी मत रखो, जो रोहन तुम बोल रहे हो 100 में 100 कट ऑफ होगा, मुझे नहीं लगता कि 100 में 100 का। अभी यार ये पेपर कब का है पूछ रहे हो भाई, ये आज जो पेपर हुआ डब्ल्यूसीएल का उसका पेपर है। ठीक है, ये देखो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आया है यार, जो एक एक लाइन पढ़ के गया होगा सीएमआर को वही ये सब बना सकता है। ठीक है, जो एवरग्रीन क्वेश्चन सीएमआर के घिसे पीटे रहते हैं वैसा भी नहीं है। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन लाइन वाले हैं, बट जो रूल का नंबर पूछ दिया था उधर पर, तो रूल तो अच्छा नंबर से पूछा था। चलो आते हैं वहाँ भी। ठीक है, एलिमिनेट, तो क्या होगा इसका, एलिमिनेट एनी रिकॉर्डेड रिस्क। अब देखो 106(4) मैकेनाइज्ड ओपन कार इज द हाइट ऑफ द बेंचेस इन ओवरबर्डन, मैकेनाइज की बात हो रही है। और बेंच एल्यूवियल सॉइल मुरम ग्रेवल के, मतलब जो लूज मटेरियल है उनका बेंच का हाइट पूछ रहा है, कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, thereof shall not be less than 3 times the height of bench and width thereof shall not be less than। तो अगर ये मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस की बात करें, लेकिन ये सॉफ्ट वाला बात है। ठीक है, तो अगर हार्ड रॉक और कोल पूछता तो बूम हाइट होता मैग्नाइज में, लेकिन सॉफ्ट वाला बात है तो ये भी क्या रहेगा आपका 3 मीटर, है ना। अब स्पॉइल बैंक वाला है, कुछ 108(4) है, स्पॉइल बैंक एंड डम, कोई भी स्पॉइल बैंक 30 मीटर से हाइट से ज्यादा नहीं होगा। अगर 30 मीटर से ज्यादा होगा तो ओवरऑल स्लोप एंगल 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। हाँ मैं भेज दूंगा, मुझे मैसेज करना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, 1.5 हॉरिजॉन्टल सीएमआर का क्वेश्चन, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। 111 दो आते हैं, डेवलपमेंट वर्क save the previous one's writing of the original spec of social construction therein no gallery in a seam or section shall exceed 3 मीटर इन हाइट और कितना मीटर विड्थ, 4.5 मीटर, सीएमआर का डायरेक्ट क्वेश्चन। 111(4) डेवलपमेंट वर्क। अब देखो ये चार्ट जिसको याद होगा ये क्वेश्चन बन गया होगा। डेवलपमेंट वर्क, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट पिलर्स लेफ्ट इन सीम और सेक्शन shall not be less than कितना मीटर इन केस ऑफ डेप्थ of the seam or section from the surface that point exceeding 360 मीटर और width of the gallery does not exceed 4.2 मीटर। ठीक है, तो ये जो चार्ट था हमारा 111 में एक चार्ट है, उससे ये क्वेश्चन है कि 360 मीटर और 4.2 मीटर, है ना। 360 मीटर मतलब ये, और 4.2 मीटर मतलब ये। तो ये तो सब 48 याद करके ही रखे थे, लास्ट वाला, उससे पहले वाला क्या होगा, 45। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 45 होगा। ठीक है, डायरेक्ट चार्ट से क्वेश्चन था। टिपलरिंग ऑपरेशन हो रहा है, एक्सट्रैक्शन पीरियड, नो स्प्लिटिंग और रिडक्शन ऑफ पिलर और हाइटनिंग ऑफ गैलरी शैल बी एक्सट्रैक्टेड फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ कितने पिलर अहेड ऑफ द पिलर दैट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये क्या था, 2 पिलर, मतलब एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसके आगे, मैं लास्ट में दे दूंगा नंबर। ठीक है, जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसके 2 पिलर अहेड में आप नहीं कर सकते। 72 का डी होगा, एक मिनट देख लेते हैं भाई, बिल्कुल
डी 4.8। अच्छा, 111 2। सॉरी 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 यार, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गया ना। ठीक है ना, बहुत अच्छा यार। 4.8 मीटर, ठीक है। 3 और 4.8। चलो ठीक है, एक जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गया। ये 4.8 मीटर है ना। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट नंबर पूछ दिया रूल के। अब आपको ऐसे समझ। अच्छा, 45। 4.8 मीटर वो विड्थ रहता है ना गैलरी का। ठीक, 4.5 निकल गया था। ये हो गया 75। 118 2। मल्टी सेक्शन कंटिन्यूअस वर्किंग, जिसको कौन बोल रहा था ना, इसमें कंफ्यूजन होता है। नो वर्किंग सेल इज मेड इन मोर देन वन सेक्शन इन एनी सीम, नॉर सेल वर्क बी मेड इन एनी टू सीम लाइंग विद इन डैश मीटर ऑफ ईच अदर विदाउट द प्रायर परमिशन राइटिंग ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर। तो वही है भैया, ये 9 मीटर ही इसका आंसर होगा। ठीक है, कि 9 मीटर के कंटिन्यूअस वर्किंग जो है 9 मीटर के आसपास आ गया, तो बिना चीफ इंस्पेक्टर के उसके बिना काम नहीं करेंगे। ठीक, तो ये तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। तीन का आंसर क्या होगा, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 3 मीटर से कम हो गया तो वो कंटिन्यूअस वर्किंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसका जो 3 में आप कंफ्यूज होते हो, इसका आंसर ये है कि 3 मीटर से अगर कम हो गया तो वो कंटिन्यूअस सीम नहीं कहलाएगा। उन दोनों सीम को एक ही सीम मान के हम वर्किंग कर देंगे। ठीक है, लेकिन 9 मीटर से कम होगा तो अपन क्या करेंगे, परमिशन लेंगे चीफ इंस्पेक्टर से कि हम कंटिन्यूअस सीम में काम करना चाहते हैं। 122 2। वर्किंग नियर माइन बाउंड्री इन ओपन कास्ट वर्किंग, ये क्वेश्चन एनसीएल में आया हुआ है कि ओपन कास्ट वर्किंग में माइन बाउंड्री कितना होता है, 7.5 मीटर। अब देखो 123 6 जो है, 123 6, स्टार्टा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान, द सपोर्ट प्लान शैल इंक्लूड इंटर एरिया सिस्टम मॉनिटरिंग ऑफ द सपोर्ट परफॉर्मेंस, measurement of startup behavior, resetting of support, dash replacement of old support, withdrawal of support, cleaning of fall of ground। ठीक है, तो जो स्टार्टा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान में है, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, प्रोविजन ऑफ, अब ऑप्शंस देखो क्या है। प्रोविजन ऑफ टेम्परेरी सपोर्ट, स्टॉक ऑफ सपोर्ट, ये सब देखो बड़ा अच्छा डीप क्वेश्चन है ना। इसीलिए इसको एक बार देखो तो समझ में आएगा। 123 का 6, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो एवरग्रीन बनते हैं, ये 7.5 मीटर है ना, वो माइन बाउंड्री, ये सब एवरग्रीन क्वेश्चन है। लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 123 का क्या, हाँ 123 का 6 वाला है ना। स्टार्टअप कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान में क्या क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कहाँ गया क्वेश्चन, क्या था 123 का 6। सपोर्ट पर्सन इंक्लूड monitoring of support performance, measurement of startup behavior, resetting of support, provision of temporary support, replacement of old support, withdrawal of support, clearing of fall of ground। ठीक है, तो भाई 100 तो कट ऑफ नहीं जाएगा, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है। 100 कट ऑफ नहीं जाने वाला इसका। थोड़ा बहुत 95 से 100 के बीच में रखो, 95 से 100 के बीच में इसका कट ऑफ जाने वाला है। क्योंकि ये एक लाइन, बहुत कम ही एक्सेप्शन है जिनको ये एक एक लाइन पता होगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन वाला चीज है। रीसेटिंग ऑफ सपोर्ट कहाँ गया, रीसेटिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ टेम्परेरी सपोर्ट है ना। तो ये मजाक चीज नहीं है कि किसी को ये याद रहे। ये रोहन रॉक ही याद कर सकता है, इतना डीप। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ टेम्परेरी सपोर्ट है। बिल्कुल यार, ये 95 तो अभी तक जहां तक मुझे लग रहा है, और डिस्कस करते हैं। फिलहाल 95 को मान के चल रहे हैं, और डिस्कस करते हैं। नहीं नहीं, अब 90 में भी गिर सकता है, ये डीप था। इतना डीप बहुत कम लोगों को याद रहता है। ठीक, एज पर प्रोविजन 124 10 of coal mine, setting of support, every ledge, every prominent crack or slip in the roof shall be kept supported with at least a pair of cocks and dash suitably lagged। कॉक्स रहेगा, एंड और सुटेबली लैग्ड क्या है, स्टील प्रॉप, रूफ स्टिचिंग।
रोहन 90 प्लस है ना? 124.10। बिल्कुल यार, मायूस मत हो। 100 तो नहीं जाने वाला इसका तो। मैं लिख के दे रहा हूँ। हाँ, वो वाला चीज हुआ हो तो 100 जाएगा। वो समझ रहे हो ना? अगर वो कुछ हुआ तो। बाकी ना जाएगा भाई, 100 तो नहीं जाएगा इसका कट ऑफ। क्योंकि एवरी लेज एंड एवरी प्रोमिनेंट क्रैक स्लिप इन द रूफ shall be kept supported with at least a pair of forks and crossbar suitably legged। ठीक है, क्रॉस बार। 80 भी नहीं जाएगा यार। ठीक है, तो ये क्या था इसका आंसर? क्रॉस बार। एज पर प्रोविजन 128 दो, fencing and gates were an excavation which has been formed as a result of any mining operation extending the distance of dash meter from a public road or building। Substantial fencing shall be erected and maintained around the excavation। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, 15 मीटर रहता है। अब क्या है? एज पर प्रोविजन 129(7), एग्जामिनेशन बाई सरदार में आ जाए। सरदार shall pay attention to overhang, undercut, presence of loose material और ट्री। लास्ट में क्या था? ट्री, है ना? ये तो चलो सबको बन गया होगा। 3 मीटर के अंदर क्या है? लूज मटेरियल, स्टोन, ट्रीज। ये तो बन गया होगा। अब फिर से ये प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट द ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी मैन सेल विद इन 3 मीटर ऑफ द 3 month of coming to force of this regulation and once at least in every dash thereafter where a regional inspector so requires by an order writing cause the air at every workplace where airborne dust is generated। इसको तो पढ़ने में ही 1 मिनट लग जाएगा यार। ठीक है, तो ये मंथ होगा एवरी मंथ। ठीक है, हर मंथ, 3 मंथ। जब ये, तो एवरी मंथ क्या करेंगे? रीजन इंस्पेक्टर एयर वर्क प्लेस एयर बॉन्डर्स जनरेटेड टू बी सैम्पल्ड, सैम्पलिंग करेंगे हर मंथ में। ठीक है, एज पर 145(11) में आ गया, चेक ऑन मेजर डस्ट कंट्रोल सैंपल और डस्ट शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम रूफ साइड्स एंड फ्लोर एंड शैल कंप्राइज ऑफ डस्ट कलेक्टेड टू अ डेप्थ नॉट एक्सीडिंग डैश मिलीमीटर ऑन द रूफ एंड साइड। ठीक है, दो चीज था, एक था रूफ और साइड्स, और क्या था? फ्लोर। ठीक है, 82 का क्या था? रूफ और साइड से लेते थे अपन, और क्या लेते थे? फ्लोर से लेते थे। रूफ और साइड का कितना था? 5 मीटर था, 5 मिलीमीटर था। जो अपन सैंपल लेंगे रूफ और साइड से कितना लेंगे? 5 मिलीमीटर लेंगे। 149(6), डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर। ठीक है, सरफेस वाटर का क्या भाई? इसी से अपने को आंसर याद आ गया। नो वर्किंग शैल बी मेड इन एनी माइन वर्टिकली बिलो एनी स्पॉट लाइंग विद इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। जो सरफेस वाटर था उसका 15 मीटर था, अंडरग्राउंड वाटर था उससे 60 मीटर लेते थे, है ना? और क्या था? 45 क्या था? रेलवे वाला चीज था। रेलवे वाला क्या था? 45 था। ये अंडरग्राउंड वाटर था और ये सरफेस वाटर। इसे हमने पढ़ा था इस चीज को, है ना? क्वेश्चन नंबर 150 दो देखो। डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन वेयर वर्क इज बीइंग डन इन एनी प्लेस और सेम सेक्शन विच इज एट अ लेवल देन एनी अदर प्लेस इन अ डैश सीम और सेक्शन। ठीक है, 84 का देखो क्या है? लोअर था ना? लोअर था इसका आंसर। ठीक है, 84 का क्या था? अंडरग्राउंड इंडस्ट्रियल है। तो इसका ना देखो, ये मिट गया है, इसलिए इसको एक बार देख ही लेते हैं। वैसे इसका आंसर लोअर है। 150 का दो। चलो, 150 का दो। हम्म, वेयर वर्क इज बीइंग डन सेक्शन। हाँ, एनी प्लेस इन अ सीम और सेक्शन विच इज एट लोअर लेवल देन एनी अदर प्लेस इन अ लोअर सीम और सेक्शन। ठीक है, वहां काम नहीं करेंगे। जो क्या रहेगा? लोअर लेवल पे रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85 देखो। एक एक कंटेंट। रोहन रोहन डिसअपॉइंट मत हो। ठीक नंबर आ रहा है, 95 के आसपास आ रहा है ना? मुझे उम्मीद है 95 तक कट ऑफ जाएगा अगर सही सही एग्जाम हुआ होगा तो। 159(3), Brett is stopping air crossing the space between the frame of every ventilation door and the roof and of the roadway shall be built up with masonry concrete not less than 10 सेंटीमीटर in thickness। ठीक है, स्पेस जो फ्रेम है इसका 85 का देखो क्या है?
कोल माइंस रेगुलेशन में जो हम ब्रेटिस स्टॉपिंग एयर क्रॉसिंग बोलते हैं, तो स्पेस बिटवीन, किसके बीच का स्पेस, फ्रेम, वेंटिलेशन डोर और रूफ का जो फ्रेम का जो हम डोर बनाते हैं, वेंटिलेशन डोर बनाते हैं, तो उसके लिए जो फ्रेम बनाएंगे ना, तो कितना बोल रहा है, कितना सेंटीमीटर, तो ये क्या था, 25 सेंटीमीटर था, है ना, सही हूँ, 159.3, 159, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर आपका क्या रहेगा, डोर और फ्रेम के बीच में वो डिस्टेंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, 171 पे दो, जनरल प्रिकॉशंस इन गैसी माइंस नो वर्किंग और गैलरी शैल बी एक्सटेंड टू अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन डैश मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन unless the current of air is caused up to a point of 3 meter of the face by means of a fire resistant pipe, tubes, batteries और मटेरियल। ठीक है, तो कितना, जो कोई भी वर्किंग या गैलरी को अपन कितना मीटर आगे नहीं बढ़ाएंगे, 3 मीटर से आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगर वहां 3 फेस से 3 मीटर तक हवा अच्छे से नहीं आ रहा है तो। 192 का 17 देखो, ड्रिलिंग, चार्जिंग, स्टीमिंग, फायरिंग ऑफ शॉर्ट होल्स वेयर लार्ज नंबर ऑफ शॉट्स हैव टू बी फायर्ड, शॉर्ट फायरिंग स्टाइल एज फार एज प्रैक्टिस बी कैरिड आउट, कितना रहेगा, हाँ, ड्रिलिंग, चार्जिंग, स्टीमिंग और शॉर्ट होल्स, कब शॉर्ट फायरिंग करेंगे अपन, शिफ्ट के बीच में, नाइट आवर्स में तो नहीं करेंगे, इन द मिडिल ऑफ शिफ्ट नहीं करेंगे, एट मॉर्निंग आवर्स नहीं करेंगे, बिटवीन शिफ्ट रहेगा, ठीक है, आंसर क्या रहेगा, शिफ्ट के बीच में। 196 का दो देखो, टेकिंग शेल्टर बिफोर डेंजर जोन, डेंजर जोन देख के ही अपन आंसर दे देते हैं, 500 मीटर क्या है हमारा डेंजर जोन है, तो क्या है शेल्टर वाला, ठीक है, क्या है हमारा 500 मीटर डेंजर जोन है। एज पर प्रोविजन ऑफ 252 कोल माइन सेक्शन ईआरईपी, ईआरईपी का फुल फॉर्म है इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान, ठीक है ना, ईआरईपी, रेस्क्यू एंड रेस्क्यू नहीं, रिट्रीट एंड एग्रेस नहीं, रेस्क्यू एंड एग्रेस नहीं, इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान, ठीक है, 89 का क्या है, डी। अब आया जो रोहन को परेशान कर दिया, माइंस रूल, ठीक है, माइंस रूल में आया 29 डी। 29 डी क्या है, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एवरी मेडिकल कंसर्न द मैनेजर ऑफ माइन कंसर्न शेल गिव एटलीस्ट, ये तो बन गया होगा भाई, कितने दिन पहले देता है, 20 दिन पहले, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो बन गया होगा। 29 एच माइंस रूल का, आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट, कौन सा फॉर्म में मेडिकल होता है हमारा, मेडिकल फॉर्म होता है ओ, फॉर्म ओ, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा कि फॉर्म ओ में थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, ठीक है, अपना मेडिकल फॉर्म रहता है फॉर्म ओ, तो फॉर्म ओ में हम क्या लिए, थंब इम्प्रेशन, हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपलेंट मेडिकल बोर्ड, रूल नंबर पूछ दिया, ये क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चंस तो गड़बड़ कर दिया, ठीक है, तो रूल नंबर पूछ दिया कि कौन सा रूल नंबर में ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपलेंट टू मेडिकल बोर्ड, ठीक है, और कौन से रूल में ये बनाया गया है, कंपनसेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिसीज, ठीक, ये थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन, लेकिन यार रोहन, ये सबको नहीं बना होगा ना यार, मजाक तो है नहीं कि रूल नंबर भी सबको याद होगा, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक, ये थोड़ा सा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 90 to 95 कट ऑफ रहेगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 90 to 95 कट ऑफ रहना चाहिए, 95 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन तो गड़बड़ है यार, मानना पड़ेगा, एक मिनट ना, हम्म, चलो बताओ 92 का क्या था, ये तो रूल खोलना पड़ जाएगा है ना, क्योंकि याद तो यार मुझे भी नहीं है। हम्म, ठीक है, बताओ रोहन, आंसर तो देखो होगे, 92 का क्या आंसर है, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अपलेंट मेडिकल बोर्ड और कंपनसेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिसीज, 2092 का बी,
92 का बी, ठीक है, अपलेंट मेडिकल बोर्ड, ठीक है। चलो ये चीजें जो छूटी वो आगे से ये भी याद करके जाना है ना, क्योंकि रेगुलेशन नंबर पे सब ध्यान देते हैं, एक्ट पे ध्यान देते हैं, रूल पे कोई ध्यान नहीं देता है। वही यहाँ इसने खेल कर दिया, ठीक। एनटीसी का क्या हो गया, डी 29 एंड कंपनसेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिसीजेज, ये रूल का है, रूल नंबर पूछ दिया 29 एन, और ये क्या हो गया 29 के, कॉन्स्टिट्यूशन अपीलेंट ऑफ मेडिकल बोर्ड, ठीक है। चलो क्वेश्चन 94 देखो, एनुअल रिटर्न, ठीक है। अब इसको सीएमआर वाला सब याद रखेंगे 1 फरवरी, लेकिन ये क्या है 20 फरवरी ही अभी भी रूल में लिखा हुआ है, तो ये क्या रहेगा, एनुअल रिटर्न जो भेजेंगे वो क्या भेजे जाएंगे, 20 फरवरी को भेजा जाएगा, ठीक। अब रूल 29 आर, duties of workman inspector, workman inspector shall record a full report of the matter ascertained as a result of inspection in an interview page and bond register keep, हाँ। अब जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है वो कौन से फॉर्म में अपना लिखता है, फॉर्म टी में लिखता है। वर्कमैन इंस्पेक्टर जो अपना फॉर्म यू में, सॉरी, है ना, वर्कमैन इंस्पेक्टर जो लिखता है वो किस में लिखता है, फॉर्म यू में अपना जो भी रिपोर्ट लिखेगा वो किस में लिखेगा, फॉर्म यू में, है ना। क्वेश्चन नंबर 96, 29S1, action on the report of workman inspector, the owner, agent or manager of the mine shall enter in the register mentioned in sub rule 29R within a period of dash days from the entry in the register। तो 96 बताओ, 29S1 माइन रूल्स जो 1955 है, एक्शन ऑन द रिपोर्ट, जो वर्कमैन इंस्पेक्टर ने जो रिपोर्ट लिखा उसमें जो ऑनर एजेंट और मैनेजर है वो कितने दिन में एक्शन लेंगे, 15 दिन में एक्शन लेंगे, है ना, ठीक है। 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री इन द रजिस्टर। 97 देखा जाए तो रूल 29T ऑफ माइन रूल्स 1955, सेफ्टी कमिटी फॉर एवरी माइन वेर इन मोर देन, कितने पर्सन से ज्यादा होंगे तो सेफ्टी कमिटी बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रूल का क्वेश्चन है, 100 से ज्यादा लोग होते हैं किसी भी माइंस में तो क्या बनाया जाता है, सेफ्टी कमिटी बनाया जाता है, ठीक है। वेलफेयर ऑफिसर 500, मतलब आप जो पढ़े हो तो आगे क्वेश्चन के लिए भी ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, 150, 100, 500। As per provisions of under Rule 53, the register of leave with wages shall be preserved for a period of, कितने साल के लिए लीव ऑफ वेजेस जो रहता है उसको कितने साल के लिए प्रिजर्व किया जाता है, कितने साल के लिए प्रिजर्व किया जाता है, 2 साल के लिए। और रूल 63 ए माइन रूल्स 95, एवरी शेल्टर शैल हैव फ्लोर एरिया, एवरग्रीन क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है कि जो हमारा शेल्टर है उसका फ्लोर एरिया कितना होता है, 14 स्क्वायर मीटर, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ कैंटीन, कैंटीन कितने लोगों पर दिया जाता है, कैंटीन माइंस में कितने लोग काम करते हैं तो आप वो क्या करे जाएगा, कैंटीन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये क्या है 250, ठीक है। 250 लोग जब काम करते हैं तो उस माइंस में क्या प्रोवाइड किया जाता है, कैंटीन प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए, तो क्या लगता है कितना कट ऑफ जाना चाहिए, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है सीएमआर से बाहर क्वेश्चन नहीं आया, एक्ट रूल से बाहर क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन एक लाइन लाइन से क्वेश्चन आया है जो कि कोई आसान चीज नहीं है, ठीक है। जनरल का मेरे ख्याल से 95 कट ऑफ जाना चाहिए, ठीक। जनरल का 95 कट ऑफ कम से कम जाना चाहिए, इसी तरीके से ओबीसी एससी एसटी में कुछ कुछ कम कर लो, है ना, क्योंकि सीट्स जैसा है उस हिसाब से निष्कर्ष तो यही समझ में आ रहा है, जनरल का 95 कट ऑफ, ठीक है। क्योंकि और बाकी नहीं यार, 100 में 100 लाने लायक पेपर नहीं था यार, आप ये मत रिग्रेट करो कि 100 में 100 नहीं आया या थोड़ा बहुत कम आ गया, तो 90 to 95 वाले भी एक सेफ क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरल का सीट कितना था एक बार रिमाइंड कराओ तो मुझे, तीनों, सर एस सी एस टी ओबीसी तीनों का सीट एक बार रिमाइंड कराओ तो, बहुत दिन हो गया ध्यान नहीं है।
42 है ना, जनरल का 42, फिर भी यार ऐसा तो नहीं सीट कम है तो कट ऑफ वो 95, ओबीसी 29, ओबीसी का एक दो नंबर कम कर लो, एससी एसटी का 85 टू 90 कर लो, ठीक है। तो 90 एबव वाले एकदम होपलेस मत होना, जो 90 टू 95 हैं एकदम होपलेस मत होना, 95 के आसपास हो तो बहुत अच्छी बात है, 90 टू 95 जो है वो होपलेस मत होना, मतलब उम्मीद है यार, क्योंकि पेपर ऐसा भी नहीं है कि एकदम लुल पेपर दे दिया। एक तो टाइम भी सबका गड़बड़ाया होगा, जैसा दिख रहा है टाइम भी सबका गड़बड़ हुआ होगा, सिर्फ आपका गड़बड़ नहीं हुआ होगा। ओबीसी का यार 29 तो सीट ही है, एक दो नंबर ही कम मान के चलो, है ना, 90 के आसपास ओबीसी मान के चलिए, 95 के आसपास जनरल, 90 के आसपास ओबीसी और 85 के आसपास एससी एसटी, ठीक है। वही ना, टाइम देखो, टाइम तो मैनेजमेंट सबका गड़बड़ाया होगा ना। एससीसीएल के लिए यही टिप्स है यार, जो इसमें आप लोगों को लगता है कि मेरा कमी रह गया उसको सुधारो, है ना, पढ़े सब हो पढ़ लियो, है ना, पढ़े सब हो, लगभग सब कुछ पढ़ा पढ़ाया है। अब जो इसमें आपको एग्जाम देने से क्या होता है, एक्सपीरियंस ही गेन होता है, जो भी इसमें आपको कमी लग रहा है कि मेरा इस एग्जाम में ये कमी रह गया, उस चीज को आप सुधारो, ठीक है। और बाकी एक तरफ से फिर से रिवीजन चालू कर दो, और ये जैसे रूल के रूल नंबर मैक्स बहुत कम एग्जाम में पूछा गया है कि रूल नंबर बताओ, रेगुलेशन के क्वेश्चंस आते थे, रेगुलेशन नंबर के क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आते थे, रूल के कहीं ऐसा नहीं आता था। तो वो एक दो नंबर सबका गड़बड़ाया होगा, सिर्फ एक इसका नहीं गड़बड़ाया है, ठीक है। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, पेपर उतना भी लुल नहीं था, ठीक है, बुक से बाहर नहीं गया, लेकिन लाइन से क्वेश्चंस उठा के पूछा है, तो इतना भी ये नहीं कि हाँ बनना ही चाहिए, सबका बिगड़ा होगा थोड़ा बहुत, 10 नंबर इधर उधर हुआ होगा, है ना, लेकिन सीट कम है इसलिए अपन 95 जनरल, 90 के आसपास आपका, 85 के आसपास एस सी एस टी रखिए, है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। नंबर में डाल दे रहा हूँ यार, तो तुमको नंबर, ठीक है, नंबर ले लो। एसएससीएल का लिस्ट दे दिया है, एग्जाम जल्द ही नेक्स्ट मंथ होने के चांसेस है, अब वो ईमेल मांग रहा है, जिसका भी कुछ प्रॉब्लम हो कमी हो, वो ईमेल मांग रहा है, वो उम्मीद करो नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट वो लिस्ट जारी कर दिया है, कौन एलिजिबल है कौन नॉट एलिजिबल है। नेक्स्ट मंथ मान के चलो कि आपका एसएससीएल का एग्जाम हो सकता है, मई, मई चल रहा है ना, जून, जून के लास्ट तक मान के चलो, जो भी अब इसमें नॉन एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना भेजेंगे, मेल भेजेंगे, उसको टाइम अभी कुछ तो लगेगा ही, है ना। हाँ, पढ़ाई मत रोको, चालू रखो, कंटिन्यू रखो, एसएससीएल टारगेट है, सीट ठीक ठाक है, अच्छा खासा सीट है एसएससीएल में, तो एसएससीएल को टारगेट बना के रखो, जिनका पेपर बिगड़ा है और जिनका 90 टू 95 आया है, वो एकदम ऐसा ना करो कि नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत अच्छा नंबर लाए हो यार, इस क्वेश्चन पेपर में भी 90 टू 95 जो ला रहे हो, मजाक नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हो, और होने के चांसेस हैं, है ना, एकदम वो नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एसएससीएल के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना।